तलत साहब आपकी जाने पाना चाहूंगी, चाहेंगे कि अगर आप इस पर भी कमेंट करें कि बिलखुसूस जो एलओसी से सूरत हाल हम तक सामने आ रही है, जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो चैप्टर है ये भारत ने शुरू किया था, लेकिन अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि सर इस पर फुल स्टॉप कब लगाना है, कहाँ लगाना है। तलत साहब जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बुनियादी तौर पर दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक हेड ऑन कोलिजन है। आप उसको भारत के ज़ाविये से देखें तो उसके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, ये उसके दिफा का नाजुक तरीन मोड़ है। भारत ने अभी तक जिस जोन में अपनी फ़ौजों को, अपनी एयर फोर्स को, अपनी नेवी को तैयार किया था, वो जोन ये था कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है। भारत अपने आप को मुकाबला देखता है, अपने आप का मुकाबला देखता है चाइना के साथ। आज उसकी जो ठुकाई हो रही है बुनियादी तौर पर उसका ये तमाम का तमाम जोम, तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जिसका मोहम्मद अली साहब जिक्र कर रहे थे, वो चिकनाचूर होती हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन इसके अंदर एक ख़तरनाक पहलू भी आपको नज़र आता है कि जो मिज़ाइल उन्होंने इतनी मेहनत और जोम के साथ बनाए, जो ख़र्चा उन्होंने किया, अभी जिक्र हुआ कि पाकिस्तान से वो कितने गुना ज़्यादा उसका दिफाई एक्सपेंडिचर है। जब आप उनके तज्जिया निगारों को देखते हैं तो हमेशा आप पर नंबर्स फेंकते हैं कि हमारी नेवल शिप्स कितनी हैं, हमारे टैंक्स कितने हैं, हमारे मिसाइल सिस्टम्स कितने हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कितने हैं। तो आज जो मैं ख़तरनाक सूरत हाल की बात बता रहा हूँ आपको वो ये कि भारत का दिफा जो है सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कमज़ोर नहीं हुआ। भारत का जो अल्टीमेट ड्रीम था कि इंडियन ओशन से लेकर और को हिमालय तक और उससे आगे एशिया की आखिरी हदूद तक वो डोमिनेंट पावर के तौर पे सामने आया और उसका कंपटीशन चाइना के साथ है। तो उसको ख़तरनाक सूरत हाल के साथ इस वक्त निपटना पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि मोदी सरकार बुनियादी तौर पर एक डेस्परेट गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो रही है। और मोहम्मद अली साहब बेहतर समझते हैं कि जब भी एक बहरान के अंदर कोई हुकूमत डेस्परेट कॉर्नर के अंदर जाती है तो वो डेस्परेट मेजर्स के ऊपर जाती है। तो जो मैं नाजुक मोड़ की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के दिफा के लिए तो बहुत बड़ा धचका है। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान अतात करेगा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सालसी को मान जाएगा, पाकिस्तान 2 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। उनको उस आहनी दीवार का पता नहीं था, जो ऑपरेशन का नाम अगर आप उसका तर्जुमा करें तो आहनी दीवार का पता नहीं था जिससे वो टकरा रहे हैं। तो अब वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अब वो इसके अंदर न्यूक्लियर डायमेंशन लाने की कोशिश करेगा, अब वो नेवी को मूव करने की कोशिश करेगा। उन तमाम चीज़ों के जवाब अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो जवाब है उसकी वजह से भारत की जो सिचुएशन है उसमें वो डेस्परेट एक्शंस कर सकता है और रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर मौजूद है। जो बैनुल-अक़वामी सालसी है वो पाकिस्तान को इस ज़ाविये से तो अब मजबूर नहीं कर सकती कि आप रद्द-ए-अमल ला दें। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो खुले तौर पर सामने आ गया और किरण ने तफसील के साथ आपको खबरें बताई कि रेंज ऑफ ऑप्शंस पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किए हैं। जहां जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी किरण, वो आपने आइडेंटिफाई किया, जहां से मिसाइल मारे जा रहे थे वो आपने आइडेंटिफाई किया, जहां से जहाज उड़ रहे थे वो आपने आइडेंटिफाई किया, जहां पर ये स्टोरेज थी वो आपने आइडेंटिफाई किया, जो एयरपोर्ट्स थे वो आपने आइडेंटिफाई किए। तो ये रेंज ऑफ अटैक है पाकिस्तान का, उसको तो अब आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की वरी है वो अभी आपको बताएंगे नहीं वाशिंगटन के अंदर, वो वरी ये है कि हिंदुस्तान को इतना गहरा जख्म लगा है कि अब वो हाथ बढ़ाएगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की तरफ और जिससे एक नई डायमेंशन का इजाफा होगा। इस वक्त आप समझें कि जब आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं तो फिर आप धमकी भी देते हैं और ब्लफ भी करते हैं, लेकिन जब आपका ब्लफ कॉल हो जाता है, जब पाकिस्तान ने उसका ब्लफ कॉल कर दिया है तो फिर आप डेस्परेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सूरत हाल जो है वो उस तरफ जा रही है। तो बैनुल-अक़वामी सालसी हमें इस वजह से नहीं चाहिए कि उसने हमारा हाथ रोकना है। बैनुल-अक़वामी सालसी की जरूरत आप सबको पड़ेगी, रीजन के हवाले से बात करें, खित्ते के अमन के लिए सर, खित्ते के अमन के लिए कि दुनिया ये देखे कि भारत उस तरफ ना जाए। मुझे लगता है कि अगर अगले चंद घंटों के अंदर सूरत हाल यही रही, जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं किरण, तो भारत माइट इंट्रोड्यूस अ न्यू डायमेंशन। अच्छा तलत साहब, साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही ये मामला शुरू हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा बता भी दिया गया ना कि हम ये अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद भारत ने फिर मजीद कोई कोशिश की तो फिर हम उनकी इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी पे अटैक किस तरह से होगा वो भी फिर एक सरप्राइज, वो भी हिकमत अमली तैयार की हुई है। सर मैं आपसे पूछना बेसिकली ये चाह रही हूँ कि इस वक्त हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भारत के साथ होता रहा,
वहाँ पर भारत डेस्परेट हमें नज़र आया और भारत जिस तरह से एक्सपोज हो रहा था, फिर उन्होंने मज़ीद दीगर अटैक्स करने की कोशिश की, राफेल भेजे, गिरा दिए, ड्रोन सिस्टम 77 ड्रोन हमने गिरा दिए, आज जो कुछ हम कर रहे हैं। तो होता ये सर, कभी ना कभी जब ये सिचुएशन जाकर संभलेगी, उसके बाद जो एक ताउन होता है आर्मीज़ का आपस में, दुनिया की आर्मीज़ का, भारत कहाँ पर खड़ा होगा? जिस बुरे तरीके से वो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था DGISPR ने, नंगी जारियत, तो जिस तरह से बाकायदा नंगा करके रख दिया है भारत को, कहाँ खड़ा होगा भारत पे? देखिए, भारत के लिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ से क्लाइम डाउन कैसे करेंगे ना, कि वो तो बातचीत में आपको क्लाइम डाउन करके ही बातचीत करनी होगी ना। वहां से तो बातचीत नहीं कर सकते कि आपको मार भी पड़ रही हो और फिर उसके बाद हम जीत भी रहे हैं, फिर बातचीत भी करनी है, वो तो इम्कान नहीं है। लेकिन ये जो मैनूवर किया है भारत की तरफ से, पहले देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट का एक फेज था और बड़ी तफसील के साथ हमने उस फेज को कवर भी किया है। जो राफेल वाला फेज है ना, मेरे ख्याल में वो बेस लाइन इसकी बन गई है। तो मोदी सरकार की तरफ से जो नया मैनूवर किया गया है, उसने एक नई स्टोरी, हम करते हैं ना कि नया प्रोग्राम, नया टॉपिक, नया एंगल, तो उसने इस तमाम मुद्दे के अंदर, जिसमें उसकी बहुत ठुकाई हुई है, जिसके ऊपर उसको जोम था, उसका जोम टूटा है, जो उसने मैनूवर किया, मैनूवर चट से गिर गया। अब उसने एक नई स्टोरी क्रिएट करनी है, तो नई स्टोरी उसने क्रिएट की ड्रोन्स के जरिए। उस स्टोरी का ताल्लुक उसने जोड़ा कल के बेस अटैक के ऊपर जो थॉट कर दिया गया। अब वो नई स्टोरी लाइंस क्रिएट कर रहा है ताकि लोगों को बेस लाइन भूल जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब भी बात होगी भारत के लिए, तो बेस लाइन से उसका आगाज होगा कि आपको मार लगनी शुरू हुई है और आप मार खाते खाते यहाँ पर आ गए हैं। हिंदुस्तान के लिए ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं, लेकिन दोबारा मैं दोहराता चलूँ कि जब महदूद ऑप्शंस के साथ एक न्यूक्लियर पावर एक डेस्परेट लीडरशिप के नीचे ऑपरेट कर रही हो और उसकी पिछले 40 साल की जो ख्वाहिश है कि मैं चाइना को सुपरसीड करूं और बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस, इनफैक्ट एट टाइम्स आई थिंक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग डाउन द ड्रेन, मोदी का अपना पॉलिटिकल कैपिटल इज एट स्टेक। तो डोमेस्टिक कंपल्शन इतनी है कि वो उसको डेस्परेट सिचुएशन में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए मामला तैयार है। मेरे ख्याल में भारत ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके राफेल के साथ जो होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप बात करें एक्सेस की, जब आपके एयरफोर्स के नुमाइंदे पायलट की कन्वर्सेशन सुना देते हैं, आप बता करें, इससे आपको पता चलेगा कि जो एक्सेस है पाकिस्तान की, वो कितनी डीप एक्सेस है। मोहम्मद अली साहब भी इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, गैर मिसाली सर, गैर मिसाली। तो इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को उन्होंने कितना अंडर एस्टिमेट किया। और मैं एक ब्रीफिंग में मौजूद था, 6-6.5 घंटे की ब्रीफिंग थी, और वो तमाम सिस्टम जो इस वक्त इन इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं तो खुद तालिब इल्म हूं, मेरी मालूमात महदूद है। मोहम्मद अली साहब के साथ मैंने तज़किरा किया, ये एक्सपर्ट है, पेपर लिखते हैं। चाइना के अलावा और अमेरिका और बरतानिया को छोड़ के दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मुल्क है जिसके पास इतना अच्छा इंटीग्रेटेड सिस्टम है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का, हिंदुस्तान की बेसिस को लोकेट करने का। ये जो राफेल के साथ हुआ वो गैर मामूली है, और मेरे ख्याल में ये भी कहा गया था कल ब्रीफिंग के अंदर कि ये पढ़ाया जाएगा मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर, किताबें लिखी जाएंगी और इसके ऊपर बाकायदा तहकीक का आगाज हो गया है। तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो गिरते गिरते कहीं तमाम खित्ते को साथ ले जाने की काविश ना करें। दिस इज वेयर इंटरनेशनल सालसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। और सर यही वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, फिर ये अली साहब इसको अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अली साहब, ये वाकई तलत साहब ने जो तस्करा छेड़ दिया जो कल रात हुआ, यानी हमने बेहद